नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में चलिए सीधे गोता लगाते हैं। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हम सबके अस्तित्व से जुड़ा है। पृथ्वी का जन्म, सौरमंडल का निर्माण, चंद्रमा की उत्पत्ति और जीवन के साथ साथ मानव विकास का पूरा इतिहास। जरा सोचिए उस पृथ्वी के बारे में जिस पर आज हम रहते हैं। चारों तरफ हरियाली, पानी और अनगिनत जीव। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले ये कोई हरी भरी दुनिया नहीं थी, बल्कि 850 डिग्री के तापमान पर उबलते हुए लावे का एक धड़कता हुआ गोला थी। एक ऐसी जगह जहां जीवन का दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं था। अब ये किसी जादू से कम नहीं लगता। मतलब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सर्वाइवर स्टोरी के बारे में सोच के देखिए। एक एकदम शांत और मृत अंतरिक्ष में तैरता हुआ लावे का उबलता हुआ गोला आखिर लाखों प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित घर में कैसे बदल गया। जाहिर है ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये अरबों सालों की उथल-पुथल, भयानक टकरावों और क्रमिक विकास की एक बेहद शानदार कहानी है। इस 4.6 अरब सालों के विशाल इतिहास को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस सफर को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, सौरमंडल का निर्माण। दूसरा, पृथ्वी और चंद्रमा का जन्म। तीसरा, महासागर और पहला जीवन। चौथा, डायनासोरों का युग और उनका अंत। और पांचवां, मानव विकास की पूरी कहानी। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सौरमंडल का निर्माण, यानी तारों की धूल से लेकर हमारे सूरज तक का सफर। करीब 4.6 अरब साल पहले की बात है। अंतरिक्ष में सिर्फ धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल था, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। सब कुछ शांत था। फिर पास ही के एक मरते हुए तारे में एक भयानक विस्फोट हुआ, एक सुपरनोवा। इस महाविस्फोट की शॉकवेव ने हमारे उस शांत नेबुला के गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया। धूल और गैस आपस में दबने लगी और घूमते हुए एक डिस्क में बदल गई, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। इसी डिस्क के बिल्कुल केंद्र में दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाइड्रोजन और हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। और बूम! इस तरह जन्म हुआ हमारे सूरज का। अब 99.8%। ये आंकड़ा सुनकर क्या लगता है? ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल जब सूरज बना तो उसने हमारे उस पूरे सोलर नेबुला का लगभग सारा द्रव्यमान या मास अपने अंदर खींच लिया। और जो बचा हुआ मामूली 0.2% हिस्सा था, बस उसी से हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह, सैकड़ों चांद और लाखों एस्टेरॉइड बने हैं। सोचिए, हमारी ये पूरी विशाल पृथ्वी उसी बचे हुए 0.2% का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ। पृथ्वी और चंद्रमा का जन्म, हेडियन इयॉन का समय और वो महाठक्कर जिसने सब कुछ बदल दिया। अब ये ग्रह बने कैसे? इस प्रक्रिया को एक्रीशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो सूरज के चारों ओर घूमती धूल और चट्टानें गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में टकराईं और जुड़ने लगे, बिल्कुल एक विशाल पजल की तरह। करोड़ों सालों तक छोटे छोटे कण आपस में चिपककर बड़े उल्कापिंड बने और धीरे धीरे उन्होंने हमारी प्रोटो अर्थ यानी शुरुआती पृथ्वी का आकार ले लिया। शुरुआती दौर, जिसे हेडियन इयॉन कहते हैं, वो सचमुच एक नर्क के समान था। आसमान से लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी और पृथ्वी पर 8,500 डिग्री का उबलता हुआ लावा बह रहा था। लेकिन प्रकृति का खेल देखिए। इन्हीं विनाशकारी टक्करों ने पृथ्वी को एक जीवनदायिनी चीज भी थी, और वो था पानी। बर्फ से भरे धूमकेतुओं और उल्कापिंडों ने पृथ्वी पर पानी पहुंचाया। फिर ये पानी भाप बनकर उड़ा, बादलों में बदला और लाखों सालों तक हुई मूसलाधार बारिश ने हमारे पहले महासागरों को जन्म दिया। तो इस भयंकर उथल पुथल के बीच अपना चांद कैसे बना? जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के अनुसार आज से करीब 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार का थिया नाम का एक ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत ही भयानक गति से टकराया। इस टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में बिखरा, वही आपस में जुड़कर हमारा चांद बन गया। और पता है, ये महाटक्कर हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। इसी की वजह से पृथ्वी को अपना 23.5 डिग्री का वो झुकाव मिला, जिससे आज मौसम बदलते हैं। और चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से समुद्रों में लहरें आईं, जिसने आगे चलकर जीवन को जमीन पर पनपने में बहुत बड़ी मदद की। चलिए तीसरे पड़ाव पर आते हैं, महासागर और पहला जीवन। प्राइमोर्डियल सूप से लेकर पूरी तरह बर्फ में जमी पृथ्वी तक का सफर। महासागर तो बन गए। अब करीब 3.8 अरब साल पहले उन महासागरों के गर्म और खनिजों से भरे पानी में पहला जैविक रसायन बना, जिसे हम प्राइमोर्डियल सूप कहते हैं। यहीं से पहले न्यूक्लियोटाइड और फिर साइनोबैक्टीरिया का जन्म हुआ।
ये वो पहले सूक्ष्म जीव थे जिन्होंने सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाना सीखा। और सबसे खास बात, इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है, जिसे ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफी कहते हैं। जो ऑक्सीजन आज हमारे लिए जीवन का आधार है, वो उस समय के शुरुआती जीवों के लिए सचमुच एक खतरनाक जहर थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने से न केवल पृथ्वी के कई शुरुआती जीव मारे गए, बल्कि इससे ग्रीन हाउस गैसें भी कम हो गईं। नतीजा, पृथ्वी का तापमान इतना गिर गया कि पूरी धरती बर्फ की एक मोटी चादर से ढक गई। इस अवस्था को हम स्नोबॉल अर्थ के नाम से जानते हैं। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, जो शायद सबसे मशहूर हिस्सा है, डायनासोरों का युग और उनका भयानक अंत। जीवन का सफर कभी सीधा नहीं रहा। ये कितनी बार बना और बिगड़ा है, ये सोचकर ही हैरानी होती है। कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी पर 35% ऑक्सीजन थी। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से 30 मीटर ऊंचे पेड़ और विशालकाय कीड़े पैदा हुए। फिर एक बेहद खौफनाक पर्मियन एक्सटिंक्शन आया, जिसने एक झटके में 96% समुद्री जीवन को खत्म कर दिया। लेकिन जीवन ने फिर भी हार नहीं मानी। मेसोजोइक एरा आया और धरती पर ब्रैकियोसॉरस और टीरेक्स जैसे खूंखार और विशालकाय डायनासोरों का एक छत्र राज स्थापित हो गया। लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है ना। उनका साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं था। महज 10 किलोमीटर, जी हां, सिर्फ 10 किलोमीटर चौड़ा एक उल्कापिंड उस पूरे युग के अंत का कारण बन गया। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले ये उल्कापिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से आज के मेक्सिको के पास टकराया। इस एक टक्कर से लाखों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा निकली। पूरा आसमान धूल और राख से ढक गया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई और इसी के साथ डायनासोरों का युग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और अब हमारा आखिरी और 5वां पड़ाव, मानव विकास की कहानी। कैसे कुछ बचे हुए जीव पृथ्वी की शीर्ष प्रजाति बन गए। डायनासोरों के खत्म होने के बाद करीब 66 मिलियन साल पहले हमारे सबसे पुराने पूर्वज परगाटोरियस अस्तित्व में आए। ये एक छोटी सी गिलहरी जैसे दिखते थे, जो डायनासोरों से छिपकर जिंदा बचे थे। फिर 4 मिलियन साल पहले अफ्रीका के सवाना मैदानों में ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। इसके बाद करीब 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस का जन्म हुआ और आखिरकार विकास के लंबे सफर के बाद करीब 3 लाख साल पहले हम यानी होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे पूर्वजों को बाकी जानवरों से किस चीज ने अलग किया। इसके पीछे 3 बहुत ही अहम छलांगें थीं। पहला, 2 पैरों पर चलना, जिससे वो लंबी घास के पार शिकारियों को दूर से ही देख सकते थे। दूसरा, आग और औजारों पर नियंत्रण। आग पर खाना पकाने से भोजन आसानी से पचने लगा, जिससे ऊर्जा बची और हमारे दिमाग का आकार तेजी से बढ़ने लगा। और तीसरा, एक जटिल समाज का निर्माण, जिसमें हमने कला विकसित की और सबसे जरूरी, एक दूसरे का सहयोग करना सीखा। अच्छा, एक दिलचस्प बात बताऊं? धरती पर हम अकेले होशियार नहीं थे। यूरोप के निएंडरथॉल्स को ही देख लीजिए। उनका दिमाग तो हमसे भी बड़ा था। वो गुफाओं में कलाकारी करते थे और अपने घायलों की देखभाल भी करते थे। वहीं एशिया में डेनिसोवंस थे, जिन्होंने खुद को ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों में बेहतरीन तरीके से ढाल लिया था। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये प्रजातियां सिर्फ हमारे पूर्वजों की रिश्तेदारी नहीं थी, बल्कि इनके जीन आज भी आधुनिक इंसानों के डीएनए में मौजूद हैं। तो देखा जाए तो हमारा पारिवारिक पेड़ बहुत ही विविध और आपस में गहराई से जुड़ा हुआ था। तो फिर सवाल यह है कि होमो सेपियंस यानी हम सबसे आगे कैसे निकल गए, शीर्ष प्रजाति कैसे बने। 1350 से 1450 सीसी के बड़े दिमाग के साथ हमने एक बेहद उन्नत भाषा विकसित की। हमने भविष्य की लंबी योजनाएं बनाना सीखा, अपने मृतकों को सम्मान के साथ दफनाया और एक जटिल संस्कृति बनाई। लेकिन सबसे अहम बात जिसने होमो सेपियंस को पूरी दुनिया में फैलने और राज करने में मदद की, वो थी हमारी बेजोड़ सहयोग करने की क्षमता, एक साथ मिलकर काम करने की ताकत। इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही गहरा और अहम सवाल दिमाग में आता है। पृथ्वी के इस 4.6 अरब सालों के लंबे सफर में जीवन ने उबलते लावे, जहरीले वातावरण, जमा देने वाले हिमयुगों और खतरनाक उल्कापिंडों का डटकर सामना किया है। प्रकृति के इन तमाम कठिन परीक्षाओं को पार करके हम इंसान आज शीर्ष प्रजाति तो बन गए हैं, लेकिन जिस तेजी से आज हम खुद अपने पर्यावरण को बदल रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या हम खुद अपने ही बनाए हुए इस खतरे से सर्वाइव कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर विचार करना होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा जिज्ञासु